मैं संजीव सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। मैं आपसे जरा कांग्रेस की स्थिति समझना चाहूंगी। संजीव, कांग्रेस लोकसभा चुनावों की बात आती है तो सब याद आ जाते हैं, सब राजनीतिक दलों से संपर्क साधती है। विधानसभा चुनावों की बात आती है तो अपनी महत्वता को दर्शाते हुए चाहे वोट मिले 2 या 12, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे में इस बार इस विपक्षी एकता मिशन को लेकर कांग्रेस का कुछ स्टैंड समझ में आ रहा है या अभी भी इसी फुल कॉन्फिडेंस में है और कैप्टन बनने की तैयारी में है कि जी अभी चुप रहो, जब ये बिखराव नजर आने लगेगा तो हम आगे आकर हम ही इसको जीत लेंगे? देखिए पूजा, सवाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस एक महत्वपूर्ण इकाई है उस बड़े प्रयोग में जिसको नीतीश कुमार करना चाह रहे हैं, और ऐसे में जो बाकी इकाइयां हैं वो कांग्रेस की स्थिति को कैसे लेती हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है। अब देखिए, आप बंगाल चलते हैं। बंगाल में पंचायत चुनाव होने वाले हैं 8 जुलाई को, और जिस तरह से पंचायत चुनाव लड़े जा रहे हैं आप जानते हैं कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा हिंसा और खींचतान मची हुई है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहाँ तृणमूल कांग्रेस जो वहाँ की प्रमुख पार्टी है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने 56,000 उम्मीदवार खड़े किए हैं पंचायत सीटों के लिए, लेकिन सामने जो सीपीएम और कांग्रेस का फ्रंट है उसने 67,000 उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, और उनके लिए त्रिकोणीय संघर्ष है इस बार तृणमूल कांग्रेस के लिए। और ये सब तब हो रहा है जब 23 जून की पटना जो बैठक है विपक्षी गठबंधन की, वो मात्र 1 सप्ताह दूर है। अब आप बताइए कि 1 सप्ताह बाद इस बात पर चर्चा होनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार 1-to-1 फाइट उनसे करनी है, और वहीं दूसरी तरफ राज्य में त्रिकोणीय संघर्ष में तृणमूल कांग्रेस जुटी हुई है। और इसीलिए ममता बनर्जी ने कह दिया कि देखिए, अगर आप हमसे कि दिल्ली में मदद मांगते हैं तो पार्लियामेंट के भीतर तो हम मदद कर देंगे, लेकिन जिस तरह की यहाँ स्थिति है कि हमें सीपीएम और कांग्रेस के साथ भी भिड़ना है और बीजेपी के साथ भी, तो ये तो संभव बंगाल में नहीं हो पाएगा। बड़ा साफ इशारा है कि यहाँ तो संघर्ष जो है तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं कर सकती है। अब आ जाइए दिल्ली। आम आदमी पार्टी लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि वो पंजाब और दिल्ली के बाद हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान सभी जगह पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उसे एक्सपेंशन करना है। कांग्रेस पार्टी को ये नागवार गुजरता है। चलिए अब आप लिए चलते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर। पिछले दिनों आपने उनको देखा होगा कितने सक्रिय थे विपक्षी एकता को बनाने के लिए। 18 जनवरी को खम्मम में बड़ी रैली भी की थी और कहा था कि अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव को बुलाकर कि हम भारतीय जनता पार्टी को टिकने नहीं देंगे। अचानक से उनके सुर बदल गए। परसों नागपुर में उन्होंने अपने पार्टी का दफ्तर खोला, और देखिए उन्होंने राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए अपनी पार्टी का नाम तक बदल दिया। टीआरएस से तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति कर दिया, और वो उनके पास एक ऑप्शन था कि वो पूरे देश में जाएंगे और वो प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहते थे। लेकिन अचानक से मेनका गांधी पहुंच गई, और प्रियंका गांधी पहुंच गई, और वो तेलंगाना में एक्टिवली चुनाव लड़ेंगी। कहा जा रहा है मेडक से वो हो सकता है कंटेस्ट भी करें। पिछली दफ़ा वही मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस ही रही थी तेलंगाना में। अब उन्हें ये लग रहा है कि हम तेलंगाना में तो इनके साथ भिड़ेंगे तो फिर केंद्र में तो साथ होंगे नहीं, इसीलिए वो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी अलायंस की बात करते हैं। तो ये जो सभी उदाहरण है ये दरअसल ये साबित करने के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ने का सबब बाद का है। पहले तो ये तय हो कि यहाँ आपस के कुनबे को बचाएं कैसे। और सवाल यही है कि पटना की जो बैठक होने जा रही है उसमें क्या इस सेंट्रल क्वेश्चन से पार पाएंगे नीतीश कुमार कि अगर केंद्र में आपको सबके साथ लड़ना है तो राज्यों में कांग्रेस हर जगह अगर मौजूद है और वो चाहती है कि वो भी उतनी मुस्तैदी से लड़े, तो फिर ये कैसे संभव हो पाएगा? कैसे संभव हो पाएगा कि ममता बनर्जी कांग्रेस से भी लड़े और बीजेपी से भी लड़े? कैसे संभव हो पाएगा कि केसीआर कांग्रेस से भी लड़े और भारतीय जनता पार्टी से भी लड़े? कैसे संभव हो पाएगा कि अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव कांग्रेस से भी लड़े और बीजेपी भी साथ लड़े? या फिर कांग्रेस को कितनी सीटें दे वो अपने आप को कमज़ोर कर ले क्या? तो ये जो सेंट्रल क्वेश्चन है, इसी सेंट्रल क्वेश्चन के आसपास पटना की बैठक रहने जा रही है, और ये दुविधा विपक्ष की आज की तारीख में सबसे बड़ी दुविधा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया।